सुन रहा हूं कि बाहरी हूं, मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि बाहरी हूं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि मैं बाहरी कैसे हूं। कि जिस प्रकार से आज हम यहाँ घुसे हैं और जिस भारी संख्या में और जिस उत्साह से आप लोगों सब लोगों ने स्वागत किया, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं बाहरी कैसे हूं। मुझे लगता है कि आज जो हमारे कार्यकर्ता बैठक में जो भीड़ है, जितने लोग हैं, मुझे लगता है कि 7-8 हज़ार लोग होंगे जब हम घुसे थे। ऊपर भी और बाहर में और भी लोग हैं कि इतना बड़ा तो शायद बिहार में किसी एनडीए के प्रत्याशी का नॉमिनेशन नहीं हुआ है। इसी प्रकार से 4-5 दिन पहले हम लोग एक रोड शो किए। पंडित जी ने 27 तारीख का डेट दिया था, तो जब चले पटना आवास से 3 गाड़ी से चले थे हम लोग, और जब यहाँ महाराजगंज पहुंचे तो धीरे धीरे जो गाड़ियों की संख्या थी, जो काफिला था, वो 1500-2000 पहुंच गया। और जो मीडिया वाले यहाँ लोकल पूछ रहे हमसे कि क्या बाहरी हैं, बाहरी कैसे हैं, हम तो बाहर से 3 ही गाड़ी लेके आए थे, हो गया यहाँ 2000। तो यही के लोग बता रहे हैं, हम तो यहाँ व्यस्त हैं कि किसी के रोड शो में रोहिणी के बाद इतनी गाड़ियां काफिला लोगों ने नहीं देखा है। और आज हम लोग ये कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं इस साइज का, तो भाषण तो हम नहीं देंगे, कार्यकर्ता बैठक है। तो कार्यकर्ता कौन होते हैं? मैं एक राजनेता का पुत्र हूं, एक बड़े राजनेता जिसको बिहार के जनता ने बड़ा राजनेता बनाया। तो पुत्र होने के नाते मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता कौन होता है और क्या होता है, और नेता बनाने में क्या भूमिका होती है और अहमियत होती है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता की। कभी कभी जो हमारे साइकिल वाले कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं फॉर्च्यूनर वाले से। ये सही बात है कि मैं यहाँ नया हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सोनिया जी ने, लालू जी ने डिस्कस करके हमको यहाँ भेजा, हमको लड़ना था चुनाव, और यहाँ हुआ कि जाति विशेष की तो हम नहीं बात करेंगे, जैसे हमारे विधायक जी बोल रहे थे कि वहाँ फलाने जाति का कोई व्यक्ति जाए तो वही चुनाव निकाल सकता है, और उस जाति विशेष का शोषण हुआ है, सबका शोषण हुआ है। उस जाति विशेष का नाम शोषणकर्ता में बिहार में लोग गिनाते हैं, लेकिन महाराजगंज में उस जाति का भी शोषण हुआ, सबका नहीं हुआ, कुछ लोगों का जरूर हुआ। तो हमको टिकट, सोनिया जी को तो हम आभार देते ही हैं, लालू जी को आभार देते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम अगर आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों को करना चाहते हैं जो गए लालू जी के घर पे और हमको खींच के यहाँ लाए कि नहीं यहीं से लड़ेगा। तो ये बाहरी वाली तो कोई बात है ही नहीं कि जब यहाँ के कार्यकर्ता हमको ले आए हैं तो हम बाहरी कहाँ से हो जाएंगे। और जिस दिन टिकट हो गया उसी दिन महाराजगंज घर हो गया। बाकी अब वोट हमारे पास है, 5, 5.5 लाख, 6 लाख के आसपास पोल्ड वोट जो होना चाहिए वो हमारे पास है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, सभी कार्यकर्ताओं की, बड़े बुजुर्गों की, युवा साथियों की, कि कैसे उसको ईवीएम तक पहुंचाना और हमें क्या बोलना है गांव में, टोलों में, कि हमारी क्या स्कीम है, हमारा मैनिफेस्टो क्या है, और बड़ा क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है और हम सब जगह इसकी चर्चा कर रहे हैं। शायद पहले ऐसा गरीब गुरबों के लिए, दलित समाज के लिए, किसानों के लिए ऐसा मैनिफेस्टो कभी आया नहीं होगा जो कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो है। 3 बड़े मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं लेकिन 3 मेजर मुद्दे हैं। युवा साथियों के लिए बेरोजगारी, अपार बेरोजगारी, जैसी बेरोजगारी आज के टाइम में है शायद आजादी के बाद भारतवर्ष ने ऐसी बेरोजगारी कभी देखी नहीं थी। और युवा साथियों के माँ बाप के लिए, उनके दादा दादी नाना नानी के लिए महंगाई, सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। और तीसरा है तानाशाही, कि किसी चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में बंद कर दो। बगल में झारखंड है, पहले बिहार था, हम लोगों ने देखा। तो बिहार का भी तो बेटा है, बिहार में पैदा हुआ था हेमंत सोरेन, कैसे उस सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गवर्नर हाउस से घसीट के ले जाके जेल में बंद कर दिया गया। फिर उनके एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई, सफल नहीं हुए, दूसरी बात है। यहाँ आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि वो लोग भी आए हैं। कैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर इस देश का, जिसे 70 सीटें विधानसभा की दिल्ली में है और एक बार जीते तो 67 सीट आया,
मतलब 95% से ज्यादा जीते हुए एमएलए। दूसरी बार जब वहां चुनाव हुआ तो इस बार 63 आया है 70 में, फिर से 90%। तो शायद ऐसी सरकार बनी नहीं होगी कहीं पे भी जहां विधानसभा में 90% या 95% एमएलए जीत के एक पार्टी के आए। तो जो मुखी उन्होंने बीजेपी को दिल्ली में दिया, उसका बदला ये समझ लिया कि इनको हम जनता के माध्यम से नहीं हरा सकते तो जेल में उठा के डाल दो। यहां बिहार की बात करें तो किसी से छुपा नहीं कि कितना अन्याय, कितना शोषण लालू जी का इन लोगों ने किया। क्यों किया? क्योंकि झुके नहीं, डरे नहीं, उनके पास गरीब गुरबों का भरोसा था, साथ था कि इसको हम नहीं खत्म कर सकते पॉलिटिकली तो जेल में डाल दो। उनको, उनके परिवार को आप लोगों ने देखा कई बार, उनके यहाँ ईडी सीबीआई ऐसे आती है जैसे कि उनके घर के फूफा लगते हैं, हर 2-3 महीना पे अपना विजिट देने पहुंच जाते हैं कि कुछ मिल जाएगा। पूरे परिवार को, उनके बेटियों को, दामाद को, तेजस्वी जी को, सबको धन्यवाद हम करना चाहते हैं बहन रोहिणी का, जिसकी वजह से आज वो जिंदा है। मारने की साजिश थी नरेंद्र मोदी जी की जेल में ही खत्म हो जाए। किडनी देके उन्होंने, उस बहन ने उनको बचाने का काम किया। कल नॉमिनेशन था, हम गए हुए। तो वोट मतदाता मालिकों के सामने ये सब चीजों को आप रखिए, याद कराइए। और जो मैनिफेस्टो की बात मैं कर रहा था उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कार्यकर्ता साथियों को कि बड़ी मजबूती से गांव में इसको ले जाइए कि हमारी 5 न्याय गारंटी है इंडिया अलायंस की। उसमें जैसे मोदी जी ने अभी 16.5 लाख करोड़ रुपया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कई छोटे देशों का पूरा इकोनॉमी साइज इतना होता है, 16.5 लाख करोड़ रुपया। तो इतना पैसा देश के 22 उद्योगपतियों का, जो उनके दोस्त हैं, उनका उन्होंने कर माफी कर दिया। तो ये पैसा मैं जानना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, और आप जनता से पूछिएगा, ये पैसा मोदी जी के बाबूजी का था या इस देश की जनता का था? आप लोग सब टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, उससे भारत सरकार के पास पैसा आता है। एक बिस्कुट भी खरीदिएगा तो उसमें टैक्स रहता है। आजकल तो 28% जीएसटी चल रहा है। तो आपका पैसा उन्होंने माफ कर दिया। तो और जब कांग्रेस की सरकार थी यूपीए 1 में, जिसमें राजद के 24-25 सांसद उसमें शामिल थे, तो हम लोगों ने 70,000 करोड़ किसानों का माफ किया था। तो इन लोगों ने बड़ा हंगामा और बवाल मचाया कि अर्थव्यवस्था ऐसे चलती है क्या, कहां से पैसे लाओगे, नोट छापोगे। और उस समय कृषि मंत्री हमारे पिताजी थे, इनका भी उसमें रोल था किसानों की कर माफी में। तो बड़ा हंगामा किया। और आज जब ये सत्ता में है तो 16.5 लाख करोड़ रुपया 22 उद्योगपतियों का कर रहे हैं। आते हैं सत्ता में बोल के कि हिंदू हैं, हिंदू हैं, और जब आ गए सत्ता में तो हिंदू इनको ये 22 ही दिखाई देते हैं। बाकी 115 करोड़ 120 करोड़ रहने वाला हिंदू यहाँ का हिंदू नहीं है, सिर्फ हिंदू यही 22 है। तो उनको कहना कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की बनेगी, राजद के साथ, वीआईपी के साथ, सीपीएम के साथ, सीपीआई के साथ, माले के साथ, वीआईपी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, तो इतना ही पैसा हम लोग गरीब गुरबों में बांटने का काम करेंगे। तो हर एक गरीब परिवार में किसी एक महिला को चुना जाएगा और उस महिला को साल में 1 लाख रुपया ट्रांसफर करेगी भारत सरकार, जिससे महंगाई से लड़ने में मदद मिल सके। महीने के 8500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, हर महीने बैंक ट्रांसफर 8500 रुपया। तो इससे महंगाई से लड़ने में मदद मिलेगी, महिला सशक्तिकरण भी होगा। युवा साथियों का मुद्दा है बेरोजगारी। तो आपने देखा होगा कि बड़े घर के लड़के जब आईटी आईएम करते हैं, अगर हम भी उस फील्ड में जाते हैं, शायद हम भी कुछ, तो उनको जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनको इंटर्नशिप मिलती है, मास्टर्स कर लेते हैं तो इंटर्नशिप मिलती है, लेकिन गरीब गुरबों के बाल बच्चों को नहीं मिलती। तो इंडिया अलायंस यदि सरकार मिलेगी तो उसमें भी गारंटीड 1 लाख रुपया का इंटर्नशिप सरकार देगी। ये गारंटी है कि हर एक युवा को, जो हमारा युवा साथी ग्रेजुएट है, उसे 1 लाख की इंटर्नशिप प्रोग्राम में डाला जाएगा। किसानों के लिए मोदी जी जब आए थे 14 में, आप लोग याद करिएगा भाषण, तो कहते थे कि किसानों का आय दुगना कर देंगे। किया तो नहीं। हमारे मैनिफेस्टो में कि हम लोग आय को भी दुगना करेंगे, एमएसपी को डबल करेंगे और साथ में एमएसपी पे गारंटी देंगे। बिहार जैसे राज्यों में जो अभी एमएसपी, उस पर भी आप लोगों को जब आप अनाज बेचते हैं तो नहीं मिलता पैसा, बिचौलिया बीच से खा जाता है। तो हो सकता है बिचौलिया हमारे भाषण से नाराज हो या नाराज,
लेकिन एमएसपी पे सरकार गारंटी देगी और एमएसपी को दुगना करेगी। एमएसपी पर ही आप लोगों को, जब कानून बन जाएगा तो एमएसपी के रेट पे ही आप लोगों को पैसा मिलेगा अनाज का। ये हो गई किसानों की बात। और कर माफी की फिर से प्लानिंग होगी और जो हमारे गरीब वर्ग के किसान हैं उनको फिर से उनका कर्जा माफ किया जाएगा। तो ये सब बड़े मुद्दे हैं, पहले कभी किसी मैनिफेस्टो में ये कभी देखा नहीं गया। साथ में श्रमिकों के लिए, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, हो गई सत्ता से हटे हुए हम लोगों को 10 साल, तो 350 रुपया किया था कांग्रेस पार्टी ने हर श्रमिक का मिनिमम वेज रेट मिनिमम, कि 8 घंटे यदि कोई मजदूर काम करता तो 350 का रेट किया गया था। फिर मोदी जी ने उसको बढ़ाने का काम किया, तो कितना बढ़ाया, क्या आप लोगों को याद है? हम जानना चाहते हैं अपने कार्यकर्ता साथियों से। 1 रुपया, तो 350 था, उसको कर दिया 351। तो 1 रुपया बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि तमाचा मारा नरेंद्र मोदी ने श्रमिक भाइयों के मुंह पे कि लोग बढ़ाने की बात कर रहे थे तो हम 1 रुपया बढ़ा देते हैं। अब कांग्रेस कह रही है, इंडिया अलायंस कह रहा है कि उसको हम जो मनरेगा में भी हमारे मजदूर काम करते हैं उनको मिनिमम हम उसको रेट बढ़ाएंगे, 400 रुपए पे ले जाएंगे इनिशियल स्टेज पे, बाद में उसको और भी बढ़ाया जाएगा। तो ये श्रमिक भाइयों के बीच में इसका प्रचार करना बड़ा जरूरी है। जो किसान का डबल करना एमएसपी है उस पर गारंटी, वो किसानों के बीच में बोलना जरूरी है। हर एक गरीब परिवार में ये बोलना जरूरी है कि हर एक महिला को, जैसे मोदी जी ने 16.5 लाख करोड़ रुपया दिया 22 व्यापारियों को, यहाँ पे उतना ही पैसा हम गरीबों में बांटेंगे, एक लाख रुपया हर एक महिला को मिलेगा। अब मोदी जी पर अगर हम बात करें तो हमको लगता है कि 2-3 घंटा लग जाएगा, कैसे कैसे उन्होंने वादा खिलाफी की। आप लोग सब जानते हैं कि अब कहा था उन्होंने कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सब लोग सारे नेतागण इसको अपने भाषण में उठाते हैं। 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां बनता है, लेकिन 20 लाख भी नहीं मिला। सच्चाई क्या है कि भारत सरकार में 30 लाख सरकारी पद रिक्त है, वो भी हमारे मैनिफेस्टो में है कि उसको भरने का काम करेंगे। जैसे हमारे भाई तेजस्वी यादव एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाइए उनको आप लोग। 17 वर्ष में ही, 17 महीनों में ही, 17 वर्ष तो नीतीश जी का है, 17 महीनों में एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने वादा किया था कि नौकरी देंगे और 5 लाख नौकरी उस युवक ने देने का काम किया है। तो वोट देने के पहले ये भी जनता याद रखे। और कैसे नीतीश जी ने फिर से सत्ता उनसे छीनी, खुद आते हैं कि चलिए सरकार बनाएंगे और फिर कहते हैं कि मन नहीं लगा, जैसे कि यहाँ नृत्य हो रहा था। क्या कहा था उन्होंने, याद है आप लोगों को? जब भी जो सरकार छोड़ के गए, क्यों गए, मीडिया ने पूछा क्यों चले गए, तो कहा कि मन नहीं लग रहा था। तो मन लगाने के लिए ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं। महाराजगंज में हम घूम रहे हैं तो खैर ये तो कार्यकर्ता सम्मेलन है, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग डिमांड है। कहीं बाढ़ की समस्या है, आधे क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि जिला बन जाए, आधे चाहते हैं कि नहीं बने। तो उसमें हम प्रत्याशी और नेता बन के हैं तो कंफ्यूज जाते हैं करना क्या है। तो वो सब आप लोग सब डिस्कस करिए, हम मन की बात करने नहीं आए मोदी जी की तरह, हम आप लोगों की बात सुनने आए हैं। जनता को यही कही है कि 32 साल का युवा आया है, उसका पॉलिटिकल करियर अभी 40 से 50 साल का आगे है। वो कोई 65-70 साल वाला नहीं है कि एक चुनाव जीत जाए और उसके बाद वादा खिलाफी करके भाग जाए तो लोग भूल जाए और अपना चलता रहेगा। अगर हमें अपना पॉलिटिक्स में आप लोगों का ये जो प्यार आप लोग दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, ये बरकरार रखना है तो हमें काम करना पड़ेगा। हम लोग राहुल गांधी के पार्टी के लोग हैं, एक बार जब कुछ बोलते हैं तो उस पर अमल करने वाले लोग हैं हम। अगर अब मेरी पहचान है कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा हूं, तो उस पहचान पर मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा डेवलपमेंट से रिलेटेड। जब हमारे पिताजी मोतिहारी में सांसद थे, जैसे हम अभी अब लोग आते हैं यहाँ पटना से, तो सड़क नहीं है, पतली संकीर्ण गलियों से होकर हम लोग आते हैं परसा अमनौर, आप लोग देखते हैं। एक बार यहीं से वापस जाने में खुद 6 घंटे जाम में फंसा रहा, कुछ लगन भी था उस दिन। तो जहाँ लोग 6-6 घंटे जाम में फंस रहे हैं तो कितना इकोनॉमी का लॉस होता है, गाड़ियों का डीजल पेट्रोल कितना बर्बाद होता है, उससे महंगाई का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही मोतिहारी में था। तो अभी आप लोग देखते होइएगा कि जो हाईवे बना हुआ है वो इन्हीं का बनाया हुआ है, और गांव गवई की भी वहाँ रोड नहीं थी, तो 3000 किलोमीटर हम लोगों ने वहाँ रोड बनवाने का काम किया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ हम लोग ले करके गए, हालांकि अभी वहाँ राधा मोहन सिंह जी सांसद हैं, अभी भी वो एक 3 कमरे में चल रहा है।
जैसे उसको बड़ा कर सकते थे, उन्होंने वो नहीं कर पाया। सेंट्रल स्कूल हट रहा था, उसको रोकने का काम किया। यहाँ रेलगाड़ी का भी लोग कहते हैं कि पैसेंजर ट्रेन चाहिए पटना के लिए और अगल बगल के बड़े शहरों के लिए। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि लालू जी मंत्री थे, रेल मंत्री थे, और लालू जी के यहाँ पैरवी करवा के 5 वहाँ गरीब रथ हम लोग खुलवाए। 5 ट्रेन का रास्ता वहाँ स्टेशन मोतिहारी नहीं होता था तो उसको हम लोग वहाँ रुकवाने का काम किए थे। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर वहाँ हम लोग खुलवाए बड़े बड़े पैमाने पर। उस समय एक कृषि मंत्री थे तो सब किसानों का FCI वाले उनके खलिहान से अनाज खरीदते थे, सब लोगों को फसल बीमा मिलती थी जो अब नहीं मिलती। तो ये सब हम लोगों का स्कूली शिक्षा की बात करें और जिला का जो यहाँ डिमांड है आधे लोगों का, तो अरवल बिहार का सेकेंड सबसे छोटा जिला है, वहाँ भी डिमांड था जिला का। तो पिताजी वहाँ MLA होते थे और बिहार सरकार में मंत्री होते थे राबड़ी देवी जी के कैबिनेट में, तो जिला इन्होंने बनवाया। तो जिला बनवाने का भी इनका इतिहास रहा है। नक्सलिज्म और ये सब लड़ाई वड़ाई का उस समय माहौल था, इसलिए जिला बनाना अनिवार्य था कि जो हत्याएं होती थी वो रुक जाए, और रुक भी गई। 17 स्कूल इन्होंने वहां बनवाने का काम किया। तो मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूं, उसमें विकास सबसे बड़ी चीज है। हम लोग कोई जाति धर्म की राजनीति करने वाले लोग नहीं है। अभी हमारे आदरणीय MLA साहब हमारी जाति का नाम ले लेके बार बार बोल रहे थे, तो खैर अच्छी भावना से बोल रहे थे, लेकिन हमको नहीं ठीक लगता है कि एक जाति को ललकार के या उसका ये करके, वो जाति तो हमको बेटा मानती ही है, वो तो हम सब है मेरे साथ, वो कहाँ जा रही है। तो हम लोग गरीब गुरबों की बात करें, दलितों की बात करें, और जो इन्होंने कहा उसका भी हम इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये लेकर हम अगर आगे बढ़ें तो सफलता जरूर मिलेगी। सफलता ऑलरेडी मिल चुकी है, बस उसको EVM तक पहुंचाने का काम है।